हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस चैप्टर में हम लोग एक आखिरी चीज़ रह गई, उसको फटाफट से ख़त्म करते हैं। टेबल 6.1 हम लोग कंपेयर करते हैं प्रॉपर तरीके से कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर के बीच में फ़र्क क्या होता है। ये वाला जो टेबल है, लक्ष्मीकांत जी ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करा है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी नंबर 1 कि ये लोग होते कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनआरआई कौन होता है। एनआरआई एक ऐसा इंडियन सिटीजन होता है जो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा होता है इंडिया के बाहर और उसके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है। सिंपल सी डेफिनेशन एनआरआई। ठीक है, इंडिया का सिटीजन होता है, सिटीजन होता है जो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा होता है इंडिया के बाहर, लेकिन उसके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है। ओके, पीआईओ कौन होते हैं? पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ऐसा पर्सन होता है वो या उसके कोई भी जो एंसेस्टर्स हों वो भारतीय मूल के लोग होने चाहिए। और प्रेजेंटली वो क्या होल्ड कर रहा है? प्रेजेंटली ही और शी इज होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप या फिर नेशनलिटी, डेट इज उनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। तो अगर आपको ये डिफरेंस है तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना, इंडियन पासपोर्ट और फॉरेन पासपोर्ट वाली बात। अब बात करते हैं ओसीआई कैसे लगे। एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत एक प्रॉपर इसका ओसीआई का कार्ड बना हुआ है, वो ओसीआई कार्ड होल्डर है। बस ये वाली चीज़ है, अभी और जान लो और पता लगेगा भी। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं कर रखी है, आप कहोगे डैश ऐसे करके क्यों दे रखा है, बिकॉज इसको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी की बात ही नहीं है, जो इसकी आइडेंटिटी है इसी में एलिजिबिलिटी इसकी सामने झलक तो रही है कि वो इंडियन सिटीजन है, ऑर्डिनरीली इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडियन पासपोर्ट है, तो वो एनआरआई है। अगर वो खुद या उसके एंसेस्टर्स इंडियन नेशनलिटी के हैं लेकिन प्रेजेंटली वो किसी और कंट्री का सिटीजन है, उसके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है और वो फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करके रख रहा है, तो वो पीआईओ है। लेकिन ओसीआई कैसे एलिजिबल बनता है? फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेन नेशनल्स ये एलिजिबल हैं अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एज ओसीआई कार्ड होल्डर। ये हम पढ़ चुके हैं। हु वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ या एट द कमेंसमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, या जो एलिजिबल है भारत का नागरिक बनने के लिए 26 जनवरी 1950 की डेट वाले टाइम। हु बिलोंग्स टू अ टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट बन गई 15 अगस्त 1947 के बाद, जो किसी का बेटा है या बेटी है, पोता है या पोती है, या परपोता है परपोती है, ऐसे किसी सिटीजन का, जो माइनर है, जो माइनर चाइल्ड है, ऐसे किसी पेरेंट्स का जो कि इंडिया के सिटीजन है या फिर उनमें से कोई भी एक पेरेंट भी हो। ये हम कर चुके हैं कल। ठीक है, तो इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करते हैं, ये वाली चीज़ ही है जो आपको बोल रहा है। ये जो हमने पूरा क्राइटेरिया पढ़ा था इसका, माइनर चाइल्ड वाली बात, ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन ये। ठीक है, तो इसलिए इसको देख लेना। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया या स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो कि रजिस्टर्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत, या जिसकी जो शादी है वो रजिस्टर्ड हो और कंटिन्यूसली 2 साल तक वो टिकी रही हो, ये हमने कल पढ़ा था। हाउ कैन वन गेट इट? अगेन इसकी आइडेंटिटी में इसकी बात है, वी हैव टू अप्लाई इन दोनों की आइडेंटिटी में, यानी कि ये जो कौन है एनआरआई और ये जो पीआईओ है ये कैसे मिल सकता है? एलिजिबल पर्सन्स टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करो, बाहर से अब इंडिया के थोड़ी ना करवाएंगे। वी हैव टू अप्लाई टिल सच टाइम द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिए गए हैं कि प्रिंट आउट निकाल लो ऑनलाइन फॉर्म का, उसको कंप्लीट करो, सारे के सारे इंक्लूजर्स उसमें चिपकाओ, डिमांड ड्राफ्ट, अपनी पीपी साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये फिर सबमिट करो इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशन में या फिर पोस्ट में। हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द कंट्री, यानी कि आप अपनी कंट्री में, इंडियन एम्बेसी होगी आपकी कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, तो उनको बोल दिया जाता है वहाँ पर जाकर अप्लाई करो, सारा का सारा डॉक्यूमेंट का जो है प्रोसीजर वो कंप्लीट करो और एप्लीकेशन का फॉर्म अपना टाइम पे, रिस्पेक्टेड टाइम में पेमेंट करने के बाद कंप्लीट करो उसको। इफ़ द एप्लीकेंट इज रिसाइडिंग इन इंडिया, ऑनलाइन फॉर्म
अपना एप्लीकेशन प्रिंट करो, उसको कंप्लीट करो, फोटोग्राफ वगैरह वो सारा चीज़ें लगाओ और इसको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर सबमिट कर दो। फीस इन केस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टू द इंडियन मिशन या पोस्ट अब्रॉड यूएस में 275 रुपये या लोकल करेंसी के जितने भी इक्विवेलेंट वहाँ पर होगी। और अगर इंडिया में जो एप्लीकेशन अगर इसको देनी है फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो 15,000 रुपये। विच नेशनल्स आर एलिजिबल ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सारे के सारे एक्सेप्ट कौन सी दो कंट्री, हाँ तो ये वाली चीज़ तो OCI में भी है। नो पर्सन और हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो सिटीजन हो पाकिस्तान या बांग्लादेश या ऐसी किसी कंट्री के जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि इनको नहीं मिलेगा OCI कार्ड होल्डर या NRI का दर्जा या PIO का दर्जा, तो इसके अलावा वो सारे के सारे लोग एलिजिबल होंगे अपना OCI कार्ड होल्डर कार्ड बनवाने में। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं NRI को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि इंडियन सिटीजन के लिए हैं, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती रहेगी टाइम टू टाइम के लिए। नो स्पेसिफिक बेनिफिट्स डिटरमाइन कर सकती है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PIO इनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर OCI के लिए क्या बेनिफिट है, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया, लाइफ लॉन्ग वीज़ा ठीक है फॉर विजिटिंग इंडिया। अच्छा मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? मल्टीपल एंट्री मतलब नहीं, मल्टीपल एंट्री का मतलब देखो ये होता है हाँ कभी भी आ सकता है वो तो ठीक है, इसका ऑन अराइवल वीज़ा भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब अगर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर एक से ज़्यादा हो ना अगर देश के अंदर प्लेन वहाँ लैंड कर रहा हो तो ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में उतरना पड़ेगा, ये भी बात है ठीक है, ये वाली बात है। हाउएवर OCI कार्ड होल्डर्स उनको एक रिक्वायरमेंट होगी, दे विल रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया, जिसके लिए वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर वो किसी सोशोलॉजी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और उनको कोई भी वो करना है तो उनको ये इंडियन मिशन को, इंडियन पोस्ट को या फिर फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस जो है इनको देना पड़ेगा एक एप्लीकेशन लिखकर। दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द FRRO या फिर FRO फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर करवाने की स्पेशल जरूरत नहीं है। दे हैव पैरिटी with NRI in respect of all facilities available to them economic, financial, educational field के मैटर में, except in the matters related to acquisition of agricultural plantation properties नहीं दी जा सकती। एक मिनट, ये एग्रीकल्चरल या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी का एक्वायर नहीं करा जा सकता, वरना ऐसा पता क्यों करा गया है? ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि फिर तो यार ये खेत वगैरह इनके पास तो बहुत पैसा होता है, बाहर से आए हैं ये तो सारे के सारे खेत खरीद मारेंगे, हमारे किसान कहाँ जाएंगे वरना, समझ गए? तो असम के टी प्लांटेशन वगैरह या जो खेती बाड़ी हैं क्या खेती बाड़ी वगैरह ये सब एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ना NRI ना OCI। ये वाला पॉइंट मयूर ये था, कितने भी टाइम पीरियड के लिए इनको हिंदुस्तान में रुकना है ना अगर OCI कार्ड होल्डर को, इनको स्पेशल रजिस्ट्रेशन FRRO के पास या फिर FRO के पास करवाने की जरूरत नहीं है कि हम इतने टाइम के लिए रुके हुए हैं, उनको बताना पड़े कि हम और रुकेंगे इतना रुकेंगे, या फिर हम अपने जितने का वीज़ा परमिट लेकर आए तो उससे लेंथ के लिए ज़्यादा रुक चुके हैं, ये सब कुछ स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जिनके लिए एक तरीके से एक लेवरेज है ठीक है। रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स दे शैल बी ट्रीटेड एट पार विद NRI in the matters of inter adoption of Indian children, इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यानी कि अगर अडॉप्ट कर रहे हैं और वापस अपने देश लेकर जाना चाहते हैं तो NRI को भी परमिशन मिलती है, इनको भी मिलती है ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ऐसा नहीं पता चला कोई आए बच्चे उठा कर यहाँ से लेकर जा रहा, पता चला दुबई के शेखों को और सऊदी अरेबिया में बेचा है लड़कियों को जाकर, लड़के भी बिक रहे हैं आजकल तो ठीक है। रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर दे शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल्स इन द मैटर्स ऑफ टैरिफ इन द एयर फेयर्स एंड डोमेस्टिक सेंटर इंडिया, एयरप्लेन ट्रैवल वगैरह के, इससे डोमेस्टिक सेंटर्स में जहाँ पर कहीं भी जाना है इनको ज़्यादा पैसे इनको नहीं देने पड़ेंगे, इंडियन नेशनल्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। जबकि आप जानते हो ना फॉरेनर्स के लिए ताजमहल वगैरह के टिकट ज़्यादा महंगे होते हैं, लिखा भी होता है वहाँ पर, होता है कि नहीं होता ये चीज़,
जू वगैरह में विजिट करना है, कहीं पर भी सरकारी मोन्यूमेंट कोई भी टिकट जहाँ पर लग रही है इनका, लेकिन जो OCI का जो खर्चा होता है वो हमारे जैसे ही होता है, इंडियन रेसिडेंट जैसा, ये लिखा हुआ है, नॉर्मल सी बात है। रजिस्टर्ड OCI कार्ड होल्डर शैल बी चार्ज द सेम एंट्री फी एज डोमेस्टिक इंडियन विजिटर टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही वाली बात है, ताजमहल वगैरह घूमना है, कहीं पर भी जाना है। इनको NRI के साथ ही बिल्कुल ट्रीट करा जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्री फीस टू विजिटिंग द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार, ताजमहल, हिस्टोरिकल साइट्स, म्यूजियम वगैरह। परसुइंग द फॉलोइंग प्रोफेशंस इन इंडिया, परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन द रेलिवेंट एक्ट्स, नेमली अगर ये सब अगर इनको परस्यू करना है तो दे हैव पैरिटी विद इंडियन रेसिडेंट, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट। कभी कभार होता है, आपने सुना होगा ना, एम्स या फिर इसके डॉक्टर जो हैं एक स्पेशल सर्जन को कभी कभार एक पेशेंट का इलाज करने के लिए ऑन अराइवल स्पेशली बुलाते हैं, फोर्टिस वगैरह के डॉक्टर, अमेरिका से, ब्राज़ील से, सऊदी अरेबिया से, है ना। एडवोकेट, आर्किटेक्ट, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या फिर सच अदर टेस्ट टू मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट। यानी कि हम ये कल हमने पढ़ा था, याद है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि कौन कौन से एग्जाम और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और दे सकते हो वो एग्जाम, ये वही वाली बात रखी है। तो इसने लिस्ट दे दी आपको, अभी तक के लिए यहाँ पर अलाउड है। परसुइंग द फॉलोइंग प्रोफेशंस इन इंडिया, परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन द रेलिवेंट, अलग अलग एक्ट में जो जो इनको परमिशन मिल रखी है उसके तहत OCI कार्ड होल्डर इंडिया में करंट टाइम पर ये सारे प्रोफेशंस परस्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको UPSC, स्टेट PSC और ये सब नहीं दिख रहा होगा, DSP, SDM की पोस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट, राज्य सरकारें वो इंश्योर करें कि जो OCI कार्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन बुकलेट्स हैं OCI कार्ड होल्डर्स की, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रीट करी जाएंगी फॉर एनी सर्विसेज जो उनको दी जा रही है। यानी कि अगर जब भी उनसे मांगा जाएगा ना, जैसे सर्विसेज के अंदर भी प्रमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो डॉक्यूमेंट जो उनके लगेंगे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ही से ये पता कर रखेगी कि देखो ये OCI है, तो इनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मत मांगना, आप इनका OCI कार्ड होल्डर के ऊपर बिलीव करना कि अगर ये चीज़ है तो ये इनका प्रूव हो, ठीक है, कि इसलिए ये एलिजिबल है। इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इज रिक्वायर्ड, जिन जिन जॉबों में रेसिडेंस प्रूफ रिक्वायर्ड है, तो OCI कार्ड होल्डर जो है वो एक एफिडेविट दे सकते हैं। उस एफिडेविट में ये लिख दें कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो उनका रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर सबमिट कर लिया जाए, कि भले ही वो चाहे किसी धर्मशाला में रुके हो या किसी 5 स्टार में रुके हो या किसी भी होटल में रुके हो, कि अभी वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको लिए इसलिए वो बुलाया गया है, और अगर कुछ 1-2 साल की विजिट है और वो घर किराए पे लेना चाह रहे हैं तो वही उनका रेजिडेंस प्रूफ मान लिया जाए, या कहीं पर भी रुके हुए हैं वो, ठीक है, सरकारी दफ्तर वगैरह में। जैसे दिल्ली के अंदर ये भवन होते हैं बहुत सारे, मध्य प्रदेश भवन, मणिपुर भवन, उत्तर प्रदेश भवन, अगर ये यहाँ पर आके रुके हुए हैं सरकारी किसी काम की वजह से या कुछ जो भी करके, तो ये इनका अगर किसी भी जगह पर या अगर इनका जो रेजिडेंस प्रूफ अगर लगता है तो ये एक एफिडेविट दे सकते हैं अपना OCI कार्ड होल्डर को, साइड में उसकी फ़ोटो लगाकर। अगला पैरामीटर, डज ही और शी रिक्वायर वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया? NRI नो, PIO यस। NRI क्यों? इंडियन पासपोर्ट है तो, ये फॉरेन पासपोर्ट है इनके पास। दे कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी, ठीक है, यानी कि ये है इन्फिनिटी। इज ही और शी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द लोकल पुलिस अथॉरिटीज इन इंडिया? नहीं, जो NRI उनको नहीं, PIA को यस, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा के लिए रुकते हैं तो, और OCI के लिए भी नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है, याद रखना। वॉट एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन इन इंडिया बाय NRI? सारी एक्टिविटी। PIO जिस तरह का उन्होंने वीज़ा ऑब्टेन करा उस पर्पज़ से सिर्फ वो एक्टिविटी कर सकेंगे। ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं एक्सेप्ट रिसर्च वर्क, जिसके लिए स्पेशल परमिशन इनको चाहिए पड़ती है इंडियन मिशन से। ये इंडियन मिशन कंफ्यूज तो नहीं होते ना, ये वही इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी, उधर के ऑफिसर्स वगैरह, IFS ऑफिसर वगैरह अगर उनसे लेनी है तो, IFS नहीं बोलेंगे, मतलब एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट एंड फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हाउ कैन ही और शी कैन एक्वायर, हाउ कैन ही और शी, हाउ कैन वन एक्वायर, सॉरी ये यहाँ पर है, हाउ कैन वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप? ये इंडियन सिटीजन है तो इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ही नहीं है। ये जो PIA हुए ये कैसे कर सकते हैं? एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें बोल रखा है जो PIO हैं, he or she has to be ordinarily resident in India for a period of 7 years
बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कि हम भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, सिटीजनशिप हमें चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। और सिमिलरली जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1945, एक जो पर्सन है जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है एज OCI कार्ड होल्डर 5 साल के लिए होनी चाहिए, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, तब वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं, खत्म हो गया चैप्टर। इस चैप्टर में बाकी कुछ भी नहीं है। ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपको टिपिकल लगी होगी, लेकिन इसको देख लेना है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, GPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो 7, 8 और 9 चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट तरीके से फाइंड अप हो गया।